अगर एक अंधा आदमी अपने अंधे होने का बदला सामने वाले को अंधा बना कर ले तो एक दिन पूरा दुनिया ही अंधा हो जाएगी। अगर आपको कोई एक थप्पड़ एक गाल में मारे तो आप अपनी दूसरी गाल बढ़ा दो दूसरी थप्पड़ के लिए। इस तरह की चीज़ें सुनकर आपकी जहन में किसका नाम आता है? महात्मा गांधी का? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही हैं। महात्मा गांधी ही वो शख्स थे जो अहिंसा के दम पर हर चीज़ को जीतना जानते थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। हालांकि उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही उसका परिवार राजकोट में बस गया था और राजकोट में ही महात्मा गांधी की स्कूली शिक्षा प्रारंभ हुई थी। 9 साल की उम्र में महात्मा गांधी पहली बार स्कूल गए थे और वहीं से उन्होंने राजकोट से ही उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। उस समय में भारत में बाल विवाह चल रहा था, जिसमें बहुत कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और महात्मा गांधी की भी शादी कुछ इस तरह से ही हुई थी। महात्मा गांधी सिर्फ 13 साल में कस्तूरबा गांधी के साथ ब्याहे गए थे। 15 साल की उम्र में ही सिर्फ उसके पिता का निधन हो गया और उसके 1 साल बाद महात्मा गांधी पिता बने और उसके संतान का कुछ कारणवश निधन हो गया था। उसके संतान और उससे 1 साल पहले उसके पिता भी जा बसे थे। उस समय मानो महात्मा गांधी पर दुखों का एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। उसके बाद 1887 ईस्वी में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जब इन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की तब मावजी दुबे दोषी के सलाह पर उन्होंने लंदन गया लॉ की पढ़ाई करने और लंदन में उन्होंने खूब लगन से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद 1891 में वो दोबारा इंडिया लौटे। हालांकि इंडिया में विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी उसे जॉब के लिए दर ठोकरें खाने पड़ी और आखिर में 1893 ईस्वी में उसे दिल्ली की एक कंपनी में जॉब भी मिल गया। जॉब के सिलसिले में उसे साउथ अफ्रीका जाना पड़ा और साउथ अफ्रीका जाने का वो सफ़र काफ़ी कठिनाई पूर्वक बीता। जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली और खूब अच्छे से बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास में। तभी एक गोरा चिट्टा आदमी उसके पास आता है और उसे उस सीट पर से हटने को कहता है। तब महात्मा गांधी ने उसे समझाते हुए कहा कि भाई साहब, मेरे पास इसके टिकट हैं और मैंने इसका पैसा दिया है, मैं यहीं बैठूंगा और इसी पर बैठकर अपना सफ़र तय करूंगा। तभी उस गोरे आदमी ने इसके साथ ज़बरदस्ती की और बाकी गोरे आदमियों के सहारे इसे ज़बरदस्ती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और वो सफ़र इसका बहुत कठिनाई पूर्वक बीता। और यहीं से शुरू होती है एक दूसरे महात्मा गांधी की, जब इसके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ गया था, दुनिया में जहाँ भी गलत हो सत्य रास्ते के बदौलत, अहिंसा के बदौलत उस पर विजय प्राप्त करना है। और यही निश्चय महात्मा गांधी का पूरे विश्व को एक सही राह दिखाया। जब वो साउथ अफ्रीका किसी तरह पहुँचे तो वहाँ उन्होंने पाया कि रंगभेद की नीति पूरी तरह से अफ्रीका के नस नस में भर चुका था। लगातार 200 साल से अफ्रीका में सिर्फ गोरे चिट्टे लोगों का ही शासन चलता आ रहा था। बड़े बड़े गद्दियों पर, बड़े बड़े जॉब में सिर्फ गोरे चिट्टे आदमी ही थे। ब्लैक को हमेशा दबाया जाता था, दबोचा जाता था, पीछे रखा जाता था और ये चीज़ बहुत बुरा लगता था किसी आदमी को जो हमेशा अहिंसा के पथ पर चलकर हर आदमी को समान दृष्टि से देखता है। हालांकि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन वहाँ इंडियन के पीछे होने और ब्लैक को दबोचे जाने की यह बात ने उन्हें वहाँ और अधिक दिनों तक रोका, जिसके चलते वो 20 साल तक लगातार इन्हें समान पद पर लाने के लिए, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए लगातार 20 साल तक संघर्ष करते रहे और इस चीज़ में महात्मा गांधी को काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जिन्होंने ब्लैक को वाइट के तबे तक पहुंचाने के लिए, उसके इक्वल बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। इसी दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह को लॉन्च किया, जिससे वो ब्लैक और वाइट को इक्वल बनाना चाहते थे और इस संघर्ष ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि अब वो बाकी के परेशानी को अच्छे से
समझ सकते थे, उसका सामना कर सकते थे, उसके खिलाफ लड़ सकते थे। और जब गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए देखा, इतने सही रास्ते पर चलते हुए देखा, तब उन्होंने उससे निवेदन किया कि आप इंडिया आ जाओ और इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर अपने वतन को, अपने देश को आज़ाद कराओ। तब 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी ने इंडिया में अपना कदम रखा और यहीं से इंडिया में एक नए युग की शुरुआत हो गई। 1915 में जब वो आए तो कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद लगातार स्ट्रगल्स, स्ट्राइक, इस तरह के प्रोटेस्ट इंडिया में चलते रहे। 1915 के बाद 1916 में पहली बार उन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह को लॉन्च करते हुए एक आंदोलन की शुरुआत की, जहां नील की खेती के खिलाफ और नील के खीते से जुड़े हुए टैक्सेस से जुड़ी हुई अंग्रेज़ के खिलाफ आंदोलन को लगातार अंजाम देते रहे। इसके बाद खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद में उन्होंने बड़े आंदोलन को लॉन्च किया सत्याग्रह के बदौलत। और इसके साथ साथ 1922 ईस्वी में एक बड़ी आंदोलन की शुरुआत की, जो था असहयोग आंदोलन। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ा मुसीबत लेकर आया था, जिसके दौरान इंडिया में लगभग विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामानों का प्रयोग करना बंद ही हो चुका था। इस समय मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों से विदेश का एक्सपोर्ट जो 102 करोड़ तक का था, वो आधा तक पहुंच गया था, 57 करोड़ पर आ गया था वो नीचे आकर। और यही महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी सफलता रही। उसके बाद लगातार वो 1930 ईस्वी में दांडी मार्च को अंजाम दिया। दांडी मार्च में नमक पर बहुत अधिक टैक्स लगता था, 2400% का टैक्स लगता था। और महात्मा गांधी ने उस समय नमक को अपने आंदोलन का जरिया इसलिए बनाया क्योंकि आप नमक को इस तरह देख सकते हो कि ये हमारे देश के गरीब तबके के लोग से लेकर खूब अमीर तबके के लोग तक, किसी भी जाति मजहब का हो, कोई मायने नहीं रखता, खूब सब घर में यूज़ किया जाता है और हर भोजन के साथ यूज़ किया जाता है। इसीलिए उन्होंने नमक जैसे चीज़ को अपने आंदोलन का जरिया बनाया और इसके बदौलत, इसके टैक्सेस के बदौलत और नमक पर जो कानून बनाए गए थे, नमक कानून के खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन लॉन्च किया। और लगातार 1930 के बाद वो काफ़ी दूर तक 79 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर खूब बड़ी यात्रा तय की और जिसके दौरान उन्होंने देश के अलग अलग भागों में नमक का मैन्युफैक्चर किया और इससे देश को अंग्रेज़ी शासन से मुक्त करने में एक बहुत बड़ी सफलता का सामना करते हुए आगे बढ़ने का एक मौका मिला। इसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया और लगातार क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे लगातार दूसरे आंदोलन को लॉन्च करते हुए, और इस आंदोलन से एक बहुत अच्छा फ़ायदा इंडिया में यह देखने को मिला कि हम सभी के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ गया था। हम सब एक हो चुके थे और आज़ादी की कीमत को पहचान चुके थे। और इसके बाद ये आंदोलन हमारे अंदर आग की चिंगारी बनकर धधक रहा था और बाकी नेताओं के साथ मिलकर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हम उस मुकाम पर पहुंच गए जहां हम बहुतों दिन से पहुंचना चाह रहे थे। लगातार 200 वर्ष के स्ट्रगल के बाद जो महात्मा गांधी के सहायता से खूब अच्छी कंट्रीब्यूशन से सफल हो पाया था, इस स्ट्रगल के साथ, इस स्ट्राइक प्रोटेस्ट के साथ 15 अगस्त 1947 के दिन को हम लोग प्राप्त किए, जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। महात्मा गांधी को इन आंदोलन के दौरान काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा था। उन्हें बहुत समय तक जेल में रहना पड़ा था और उसका सिर्फ यही मानना था कि आप अगर सही हो तो आप सत्य के बदौलत, अहिंसा के बदौलत गलत करने वाले को यह फील करा दो कि आप गलत हो और मैं सही हूँ, न कि वायलेंस की सहारा लेकर आप अपनी ताकत के बदौलत उसे यह मानने पर मजबूर करने की कोशिश करो। और यही चीज़ हम लोगों के लिए आज एक लक्ष्मण रेखा बनकर खड़ी है। हम सब इसे एक मोटिवेशन के रूप में यूज़ करते हैं कि अहिंसा, सत्य, इसके बल पर हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। 30 जनवरी 1948 का दिन, जिस दिन पूरे विश्व में एक शौक सा छा गया था, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में आकर गोली दागी थी।
ये दिन हम सब के लिए, पूरे भारतवासी के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत दुख भरा था। आखिरी बार महात्मा गांधी को देखने के लिए देश विदेश से बहुत सारे लोग एक हुजूम सा इकट्ठा हो गया था, जो उसके अंतिम दर्शन के लिए तड़प रहे थे। और आखिरकार महात्मा गांधी को राजघाट में दफन किया गया और उसका वहीं अंतिम संस्कार किया गया। और इसके बाद नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और हम सबको चाहिए कि हम महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए हर रास्ते को, इसमें सबसे बड़ी बात थी सहनशीलता। हम सब एक टॉलरेंस से जूझ रहे होते हैं। हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसपास में देखने को मिलती है, जिनसे हमें लड़ना होता है। और हम सबको चाहिए कि इन सब परिस्थितियों में महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए अहिंसा और सहनशीलता की राह को पकड़कर हम उस मुसीबत का सामना करें। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे पथ महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए हैं, जिन्हें हमें खूब अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। और ये चीज़ हमें भी उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों के संघर्ष की बदौलत उन्होंने देश को बहुत सारे अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद कराया और देश को एक नए बंधन में बांध कर गए। हम सबको चाहिए कि हम उसकी लगातार पूजा करते रहें, उनके बताए रास्ते को फॉलो करते रहें और अपने आने वाली जनरेशन को भी यह सलाह दें कि आप उनके बताए रास्ते पर खूब अच्छे से चलो और आप भी वह मुकाम हासिल करो जो एक महापुरुष कर चुके हैं। वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की लड़ाई के लिए सोचता रहा, देश की आज़ादी के लिए सोचता रहा और ख़ास करके हम सब के लिए सोचते रहे कि हम सब चैन की सांस ले सके, चैन से सो सके। किसी के अंडर में रहकर हमें सांस लेने की नौबत न आए। ऐसे महान इंसान के विचारों पर चलकर, उनके बताए रास्ते पर चलकर हम देश में और भी गांधी बना सकते हैं। और एक गांधी के होने से अगर देश को इतनी बड़ी सफलता मिली तो आप सोच लो अभी हमारे सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी है, जैसे करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारे मुद्दे आज देश के सामने एक दीवार बनकर खड़ी है। अगर हम अहिंसा, सत्य जैसे राह पर चलकर इन समस्याओं का सामना करें तो देश आज फिर से महात्मा गांधी जिसे देश को देखना चाहते थे, जिस रूप में देश को देखना चाहते थे, उसे हम हासिल कर सकते हैं। मैं अपनी बातें समाप्त करना चाहता हूं और इससे पहले एक निवेदन करता हूं कि अगर आप ऐसे महान आदमी के बारे में आपके जहन में कुछ गलत पॉइंट है, मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर ऐसे देखे जिसके विचार महात्मा गांधी से कुछ सही नहीं है, उसके बारे में कुछ सही नहीं बोल रहे हैं वो। अगर आपके भी मन में कोई भी बातें हैं जो कुछ सही नहीं है तो आप तुरंत त्याग दें। वो शुद्ध आत्मा के लोग थे, महात्मा जैसे लोग थे। सुभाष चंद्र बोस ने उसे महात्मा कहा, आइंस्टीन उसे गुरु मानते थे। ऐसे महान लोगों के बारे में आपका कुछ एक भी पॉइंट गलत सोचना बहुत भारी पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप उस आदमी की इज्जत करें, उस आदमी के मेहनत की इज्जत करें जो आखिरी सांस तक हमारे लिए सोचते रहे। और आखिरकार मैं अभी YouTube पर नया हूँ, आप हमें मदद करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।